भगवान विष्णु ने बताया, घर की इन 3 चीजों को सदैव छुपाकर रखना चाहिए, वरना किसी की भी नियत खराब हो सकती है। एक बार की बात है, जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां अचानक देव मुनि नारद जी पधारते हैं और नारायण नारायण का जाप करने लगते हैं। अपने भक्त जप करता सुनकर भगवान विष्णु जग जाते हैं। अपने भक्त को सामने खड़ा देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु कहने लगे, हे देव मुनि नारद, आपने अचानक क्षीर सागर में आने का कष्ट क्यों किया? क्या कोई संकट आने वाला है? तब देव मुनि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तब देव मुनि नारद जी भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे देव मुनि, अब आप बताइए, आपका क्षीर सागर में आने का क्या प्रयोजन है? तब देव मुनि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने मन में कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिसका उत्तर आपको पता है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप वह अपना प्रश्न मुझसे कहें, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, घर की वह कौन सी 3 बातें हैं जिसको जान लेने से मनुष्य की नियत खराब हो जाती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज तो आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस बात का ज्ञान तो हर मनुष्य को होना ही चाहिए कि घर की 3 बातें किसी और को नहीं बतानी चाहिए, इससे मनुष्य की नियत खराब हो जाती है। हे देवर्षि नारद जी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपका उत्तर भी होगा, इसलिए आप कहानी को ध्यान से सुनना। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी को पूरा और ध्यान से सुनूंगा। मित्रों, यह कहानी आपको बहुत अनमोल सीख देकर जाएगी। अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तो विश्वास मानिए, कभी किसी की नियत खराब नहीं होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिए। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था, उसके पास लाखों का व्यापार होता था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती। समय कब किस समय किस करवट बैठ जाए यह कोई नहीं जानता। राजा से रंग बनते देर नहीं लगती है, उसी तरह रंग से राजा बनते भी देर नहीं लगती है। कहते हैं, माया छाया और काया यह कभी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में काफी घाटा पड़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का कर्जदार बन जाता है। वह सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। और यह तो आप जानते ही है कि बनी के सब साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन छीड़ होते ही सगे अपने भी पराये हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भाई बंधु भी अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। निर्धन व्यक्ति अगर कहीं परोपकार की भावना से जाता भी है, कुछ देने की भावना से जाता है, तो भी लोग यही समझते हैं कि यह कुछ ना कुछ मांगने ही आया होगा। कहते हैं, गरीबी देहधारियों के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी दुख है। मित्रों, अचानक से जब सेठ के ऊपर कंगाली आ जाती है तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारी में सबको पता चल जाता है कि सेठ बड़ा गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मित्रों, एक बात तो सच है, अगर कोई धनवान आदमी, कोई इज्जतदार आदमी एकदम से इस स्थिति को पहुंच जाए तो फिर उसे समाज के सामने आने में बड़ी लज्जा मालूम होती है। अगर वह छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालना भी चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते हैं, टोक देते हैं। सेठ की हालत भी बहुत बद से बदतर हो गई थी। कर्ज लेने वाले, कर्ज मांगने वाले उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई उसके द्वार पर खड़ा रहता था कि सेठ जी, आपने हमसे पैसा उधार लिया था, उसे चुका क्यों नहीं रहे? एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल अपना पैसा मांगने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, उनका पैसा कहां से चुकाएं? ऊपर से हमारे खुद के खर्च के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं।
चलो कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं, अगर वे कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। मित्रों, सेठ की ससुराल वहां से लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ की पत्नी ने भी कहा कि चलो ठीक है, मेरे पिता और भाइयों से अगर कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। अब तो वह सेठ अपनी स्त्री को साथ लेकर एक पहर के बीत जाने पर घर से चल देता है। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वह अपने ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर ही एक कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह की और कहा कि प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं वहां जाऊं। अभी तक तो लोग हमसे मांगने आते थे, मैं लोग की मदद करता था, अब मुझे किसी किसी के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे। मित्रों, सेठ बड़ा विस्मय में था। सोच रहा था कि अगर उन्होंने मेरी मदद ना की और यदि उन्होंने मना कर दिया तो मैं और भी ज्यादा गिलानी से मर जाऊंगा। कहते हैं यह समाज घर से खाकर जो आता है उसी को खाने को पूछता है। जिसका पेट पहले से ही भरा है लोग उसी को आमंत्रित करते हैं, मुंह के लाचार लोगों को कोई नहीं। इसीलिए तुम एक काम करो, मैं तब तक यहीं पर बैठा हूँ, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर खूब खुश हो जाएं, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करें, तब तुम मुझे आकर यहाँ से बुला ले जाना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूंगा। अगर वे तुम्हारा कुछ भी सत्कार ना करें तब तुम खड़े खड़े वहाँ से लौट आना, फिर हम यहीं से अपने घर वापस लौट चलेंगे। किस्मत में जो लिखा होगा फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। सेठ ने अपनी पत्नी से ऐसा विचार करके उसे उसके मायके में भेज दिया और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर रोककर अपने मायके में जाती है और जाकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों ने और भाभियों ने देखा कि हमारी बहन और ननद हमारे घर आई है तो उसे देखकर वे सोचने लगे, अरे यह तो अब भिखारिन हो चुकी है, इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्ज मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए जरूर यह कुछ ना कुछ हमसे मांगने ही आई होगी। मित्रों, कहते हैं निर्धन मनुष्य से सभी लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अगर मन में कुछ देने का भाव भी आ जाए तो भी लोग यही सोचते हैं कि यह मांगने ही आया होगा। सेठ की पत्नी अपने मायके के आंगन में काफी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक को नहीं पूछा। कुछ देर के बाद वह वहां से वापस चली जाती है जहां उसका पति इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर सारा हाल बताया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर मेरा सत्कार करना तो दूर, मुझसे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा, प्रिय, अब हमारा जाना उनके घर उचित नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों को अब यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। जो किस्मत में लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ और सेठ की पत्नी वहां से वापस अपने गांव की ओर लौटने लगते हैं। मित्रों, चलते चलते जब वे अपने गांव के समीप पहुंच गए, उस समय पैदल का ही रास्ता था। सेठ की स्त्री उस समय चलने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वह गर्भवती थी। मित्रों, हुआ क्या, चलते चलते सेठ की स्त्री रास्ते में गिर पड़ती है। क्योंकि अब उसके प्रसव काल का समय नजदीक आ गया था, उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मुझको उठाकर रास्ते से किनारे के खेत में ले चलो। मित्रों, सेठ अपनी पत्नी को उठाता है और वहीं पास में एक बाजरे का खेत था, उसमें ले जाता है। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। थोड़ी देर के बाद में जब सेठ की पत्नी होश में आती है तब उसने अपने पति से कहा कि बच्चे को साफ करके तुम मेरी गोद में दे दो और इस जेर को, गंदे रक्त को एक कपड़े में बांधकर खेत में जाकर गाड़ दो। मित्रों, सेठ ने वही किया। उस गंदगी को एक कपड़े में बांधकर उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा अभी थोड़ा सा ही खुदा था कि इतने में उसने क्या देखा, उसमें से एक सोने चांदी की असरफी से भरी हुई एक हांडी निकल आती है। उस हांडी को लेकर खुशी खुशी सेठ
अपनी स्त्री के पास आता है और अपनी पत्नी को बताता है, परमात्मा ने हमारा सारा दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ ही भगवान ने हमें खूब सारी धन दौलत भी दे दी है। किसी ने सच कहा है, जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम पहले से कर देता है। उस हांडी को देखकर सेठ की स्त्री भी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह हांडी सोने की असरफी से भरी हुई थी। सेठ की स्त्री ने कहा कि स्वामी अब आप मुझे जल्दी घर ले चलो। मित्रों, सेठ खुशी खुशी से अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने घर आता है। उनके आने जाने के हाल को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं जाना था, क्योंकि उस समय रात्रि थी। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से चमक चुकी थी। मित्रों, 10 दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना बड़ा धनवान बन गया। यह बात उसके पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही थी। सोचने लगे, कल तक तो इसके घर में खाने तक को नहीं था, कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से इस सेठ को ऐसा कौन सा गड़ा धन मिल गया है जो सेठ फिर से इतना अमीर बन गया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, दुनिया में कुछ लोग दूसरे की तरक्की से, दूसरों के सुख चैन से बहुत जलते हैं, इतना तो अपने दुख से भी दुखी नहीं रहते। मित्रों, यह पहला दुख है जो आदमी किसी के दुख ना देने पर भी दुखी रहता है। इंसान दूसरों की तरक्की से दुखी तो होते हैं, लेकिन उससे सीख कुछ नहीं लेते। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की स्त्री से पूछती है कि बहन, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अचानक से फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई। देखो ना, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया है, फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा है। मित्रों, पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी भोली भाली और सीधी सादी थी। उसने पड़ोसन को जैसे जैसे धन मिला था वह सारी बात बता दी। पड़ोसन यह सुनकर अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसी के पेट में पानी हो जाता है। पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वह खेत इसी पड़ोसी का था। मित्रों, उस जमींदार पड़ोसी की नियत खराब हो जाती है। कहने लगा, वो तो खेत हमारा था जिसमें से उसे धन मिला है, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। मैं उस सेठ से अपना धन वापस लूंगा। पड़ोसी ने क्या किया, जाकर राजा के दरबार में सेठ पर मुकदमा कर दिया। कहने लगा, महाराज, फला सेठ को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो फिर उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से वह सारा धन हमें वापस मिलना चाहिए। मित्रों, अब तो राजा ने उस सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, सेठ, सच सच बताना कि तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा धन निकाल कर लाए हो। यह आदमी कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इस खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान की कि महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस दौरान मुझे बहुत सा गड़ा हुआ धन मिल गया। मित्रों, सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसी की नियत खराब हो चुकी है। काफी सोच विचार के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि धन तो सेठ को मिला है तो उस धन पर अधिकार सेठ का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वे पहले ही दे जाते। उस जमीन में गाड़ कर क्यों जाते, और इसका धन होता, इसके भाग्य में होता तो इसको अब तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में गड़ा था तो अब तक इसने क्यों नहीं निकाला। दोस्तों, राजा ने अपना हुक्म सुनाया कि हे जमींदार, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वह धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वह नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन भी नहीं मिला था। उनके जन्म से ही सेठ को वह धन मिल गया है। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्ज चुका दिया, सो कर दिया,
बाकी का जो धन बचा उस धन को अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब यह सारा धन उसको दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को सौंप दिया जाएगा। तुमने जो यह कहा था कि वह धन मेरे दादा का है, सो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बनकर पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर भी तुम्हारा कुछ अधिकार तो बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में है। जब तक यह सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए 100 रुपए हर महीने सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी सन्न रह गया। सोचने लगा, यह क्या, मेरा धन मुझे मिलने की बजाय मुझे 100 रुपए महीना उल्टा इस सेठ को देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देखकर नियत खराब की थी। यह उसी का नतीजा है मित्रों। वह जमींदार वहां से अपना सा मुँह लेकर लौट गया और हर महीने 100 रुपए उस सेठ को देने पड़ते थे। मित्रों, इसीलिए कहते हैं नियत खराब मत करो। इसी से संबंधित मैं आपको एक वाकया और सुनाता हूँ। किसी गांव से एक बुढ़िया अपनी जवान बेटी के साथ दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते में चलते चलते उसकी लड़की बहुत थक गई थी। तब वह बुढ़िया अपनी लड़की के साथ सड़क किनारे बैठकर सस्ताने लगती है। तभी वहां से एक घुड़सवार गुजरता है। बुढ़िया ने उस घुड़सवार से कहा, बेटा, मेरी लड़की को तू थोड़ी दूर तक अपने पीछे घोड़े पर सवार कर लो। यह बेचारी बहुत थक गई है, इससे चला नहीं जा रहा है। आगे जाकर तू इसे उतार देना, मैं तब तक पीछे पीछे आ रही हूँ। मित्रों, उस समय घोड़े वाले ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं दूसरे की लड़की को अपने घोड़े पर नहीं बैठा सकता। इतना कहकर वह घुड़सवार आगे को चला जाता है। लगभग 1 मील तक पहुँच गया होगा। तब उसके मन में विचार आता है कि ऐसी सुंदर जवान स्त्री को मैंने घोड़े पर बैठाने से इनकार कर दिया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। अगर मैं उसे बैठा लाता तो वह बुढ़िया मुझे कौन सा देख रही थी और कौन सा वह मुझे भागकर पकड़ सकती थी। मैं उसकी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता और उसे अपनी पत्नी बना लेता। मित्रों, अब तो उस घुड़सवार के मन में उस लड़की को देखकर उसका मन बिगड़ने लगता है। लड़की के बारे में सोचकर उसकी नियत खराब हो जाती है। घुड़सवार ने फौरन वहीं पर अपना घोड़ा रोक लिया और सोचा कि वह बुढ़िया अपनी लड़की को लेकर जब आ जाएगी तो मैं उसे घोड़े पर बैठा लूंगा। मित्रों, उधर उसी समय उस बुढ़िया के मन में भी विचार चलने लगता है। बुढ़िया मन में सोचती है कि अच्छा हुआ जो उसने मेरी बेटी को घोड़े पर नहीं बैठाया। मैं भी कितनी पागल थी जो उस अनजान राहगीर के साथ उसके घोड़े पर अपनी बेटी को बैठा रही थी। पता नहीं वह कौन था, कहाँ का था। अगर वह मेरी बेटी को लिए चला जाता तो मैं क्या कर लेती। मित्रों, यही सब बातें सोचते सोचते बुढ़िया अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में वही घुड़सवार खड़ा मिल जाता है। घुड़सवार कहने लगा, माँ, मुझे माफ करना। मेरे मना करने के बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने आपकी बेटी को ना बैठाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम अपनी बेटी को मेरे घोड़े पर बैठा सकती हो। आगे जाकर मैं इसे छोड़ दूंगा। मित्रों, जब घुड़सवार ने यह कहा तो बुढ़िया कहने लगी, ना बेटा, अब वह पैदल ही चली जाएगी। उस समय मेरी बुद्धि मारी गई थी। जो मैंने तुमसे अपनी बेटी को बैठाने के लिए कहा था, अब मुझे अकल आ गई है। जिसने तेरे कान में कहा था उसी ने मेरे कान में भी कह दिया। मैं किसी अजनबी परदेसी के साथ अपनी जवान बेटी को घोड़े पर नहीं बैठा सकती। तुम जाओ और अपना काम करो। मित्रों, वह घुड़सवार बुढ़िया के मना करने पर वह वहां से अपना सामान लेकर चला जाता है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की चीज को देखकर कभी नियत खराब नहीं करना चाहिए। किसी के धन, स्त्री को देखकर उस पर ललचाना नहीं चाहिए। हमारी नियत खराब करने पर परमात्मा दूसरे के मन में भी संदेह का बीज डाल देता है। दूसरी सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, चाहे कोई कितना ही सगा हो, उसके सामने अपने धन, अपनी तरक्की और अपने काम करने के तरीके के बारे में
कभी बात नहीं करना चाहिए, वरना कब किसकी नियत खराब हो जाए कोई नहीं जानता। अक्सर लोगों की नियत इन 3 चीजों को देखकर ही खराब होती है। नंबर 1 धन, नंबर 2 स्त्री और नंबर 3 तरक्की। इन तीनों चीजों के विषय में कभी किसी व्यक्ति को कोई बात ना बताएं। अक्सर इन्हें देखकर लोगों की नियत खराब हो जाती है। हमेशा अपने घर की मान अपमान की, पद पत्नी की, अपनी कमजोरी की और अपनी तरक्की की बातें कभी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोगों की नियत खराब होते देर नहीं लगती। दूसरी बात, अपना भेद बताकर किसी को लालच का मौका नहीं देना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई सुंदर और जवान स्त्री है और हम उसे किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ अकेला भेज देते हैं, या उसे पुरुषों के मध्य अकेला जाने देते हैं, या हम अपने कुछ मिलने वालों को अपने घर के अंदर बुलाकर लाते हैं, तो ऐसा करके हम दूसरों को मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार। मित्रों, इसलिए पहले जमाने की स्त्रियां जब भी बाहर निकलती थी तो वह अपना मुंह ढककर ही निकलती थी, जिससे कि उसे देखकर सामने वाले की नियत खराब ना हो जाए, इससे उनके परिवार की मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुँचे। लेकिन मित्रों, अब की स्त्रियां अपने पूर्वजों की दी हुई रीति रिवाज भूल चुकी है, जिसका अंजाम आप खुद ही देख रहे हैं। मित्रों, अगर कुछ बोलने में भूल हुई हो तो माफ करना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।